गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, कैसे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब कुछ ओके है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। मेरी तरफ से तो सब कुछ बिल्कुल ओके है। चलिए ठीक है, आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, दैट इज RAC। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अभी तक जो क्लास हुई है इसमें आपका कोई डाउट है। ठीक है, तो पहले उसी के डिस्कशन कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि अभी तक हम लोग क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं, ठीक है, और आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है। हमारा जो डिटेल में जो टॉपिक है हमें वो रेफ्रिजरेशन ही पढ़ना है, लेकिन बच्चे हमें बेसिक हमें पता होना चाहिए कि बेसिक होता क्या है। ठीक है, ताकि आगे आने पर जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं उन्हें हम रिलेट कर सके, आसानी से उन चीजों को समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे। आपकी 1 या 2 क्लास और लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद डिटेल में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेशन से, और फिर डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरह से होती हैं, उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, और फिर इसी तरह VCRS VARS, ठीक है, और बाकी की जो साइकिल है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना होता है, तो हमें बात करनी होती है रेफ्रिजरेशन की और साथ ही साथ एयर कंडीशनिंग की। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता चुका था कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है और एयर कंडीशनिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि अगर एग्जामिनर इस तरह की साइकिल देता है तो हमें पता लगना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो हमें हीट इंजन के बारे में पता होना चाहिए, हमें हीट पंप के बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें व्हाट इज रेफ्रिजरेटर ये भी हमें पता होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, चलिए। तो हीट इंजन में आपको बता चुका था कि हीट इंजन की कहानी क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इंजन की एफिशिएंसी से क्या समझते हैं हम लोग। ठीक है, एफिशिएंसी किस तरह से निकालते हैं और एफिशिएंसी निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग कर चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि हीट पंप क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP क्या होता है, COP ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की नहीं होगी, हीट इंजन की तो एफिशिएंसी होती है। COP ऑफ हीट पंप क्या होगी और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग बिल्कुल कर चुके थे। चलिए, फिर रेफ्रिजरेटर और ये आपका हो चुका था। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोग समझ चुके हैं। चलिए, तो बच्चे आज हम लोगों को क्या करना है, आज हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है कि हीट है क्या। ठीक है, हमारा जो सारा सब्जेक्ट घूमेगा आगे जाने पर, ये हमारा सब्जेक्ट घूमेगा हीट के अराउंड। हीट क्या होती है, किस तरह से हीट निकालते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये सारे टर्म्स हमारे आसपास घूमते रहेंगे। तो हम फोकस करेंगे कि सबसे पहले हीट, हमारा जो टॉपिक है हीट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, हीट को क्लियर करने के बाद फिर थोड़ा सा हम जानेंगे टेम्परेचर के बारे में, फिर थोड़ा सा जानेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो ये सारा बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। कौन सा, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में सीधे आते हैं। चलिए, तो यहां तक मुझे बताइएगा किसी बच्चे का अगर कोई भी कंफ्यूजन है। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट यानी कि उष्मा। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे हीट और हिंदी में इसे कहा जाता है उष्मा। वेरी गुड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो यहां तक सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट कर लेते हैं कहां से, हीट यानी कि उष्मा से।
ठीक है। चलिए बच्चे, तो बच्चे हमारा जो आज का टारगेट होगा, हमें समझना होगा कि हीट की कहानी कहां से आती है। ठीक है, ये हीट है क्या, उष्मा है क्या, आपने सुना होगा। ठीक है, हीट हीट हीट। ठीक है, तो आज हम फोकस करेंगे कि ये हीट आती कहां से है और हीट के बारे में कितनी नॉलेज हमें होनी चाहिए ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आसान हो जाए। ठीक है, चलिए, तो बच्चे हीट यानी कि उष्मा। ठीक है, अब हीट को समझने के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। ठीक है, अभी आप डिप्लोमा में हो, ठीक है, आईटीआई आपने किया होगा तो शायद आपको इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन बच्चे हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना हीट, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर आप बीटेक में जाओगे या और इससे ऊपर थोड़ा जाओगे, ठीक है, एमटेक वगैरह करोगे, पीएचडी वगैरह करोगे, तो हीट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक हमारे पास होता है थर्मोडायनेमिक्स और एक हमारे पास होता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, क्या मैंने आपसे कहा कि बच्चे हीट को समझने के लिए, हीट यानी कि उष्मा, उष्मा को समझने के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं और ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक सब्जेक्ट होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स और एक हमारा होता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास पानी है, ठीक है, आपके पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, या आपके पास और कोई सब्सटेंस है, आप इसे सिंपल गर्म करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल प्यार से सुनते रहना है और चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से चीजों को समझना। बेसिक अगर आपके समझ में आ गया, ठीक है, तो इसके बाद फिर सारा सब्जेक्ट आपको समझना आसान हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक पर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। एक बार बेसिक क्लियर हुआ फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और आगे की जितनी भी कहानी है वो आपको आसान लगने लगेगी। चलिए, तो क्या बच्चे मैंने आपसे कहा कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है? ये है, ठीक है, हीट। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है क्या है? हीट। अब बच्चे हीट को जैसे कि मैंने आपको बताया हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोला जाता है उष्मा। ठीक है, तो इस हीट को समझने के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका होता है क्या? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो थर्मोडायनेमिक्स, और एक आपका होता है हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। अगर हीट को हमें समझना है, ठीक है, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर। अगर आप बात करोगे आरएसी की, या आप बात करोगे रेफ्रिजरेटर की, ठीक है, या आप बात करोगे एसी की, किसी भी चीज की बात करोगे, तो इन दोनों ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल वहां पर होता है उन्हें समझने के लिए। ठीक है, जैसे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया। थर्मोडायनेमिक्स में किस तरह की प्रॉब्लम आती है? ठीक है बच्चे, क्या है कि मेरे पास एक बर्तन में पानी था, ठीक है, एक बर्तन में हमने पानी लिया, इस तरह से एक बर्तन में हमने पानी भर लिया, ये हमने एक बर्तन में पानी ले लिया, ठीक है, एक बर्तन में हमने वाटर ले लिया। अब इसे हमने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, हमने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हमने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मान लिया मैंने कहा कि स्टार्टिंग में इसका जो तापमान था ये कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बाद में मैं इसे गर्म करता गया, गर्म करता गया, गर्म करता गया, और इसका तापमान बढ़कर कितना हो गया? 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी उष्मा यानी कि कितनी हीट हमने इसे दी होगी? इस तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हीट की यूनिट निकलेगी, यहाँ पर जो इसकी इकाई निकल कर आती है ये क्या होती है? किलो जूल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम टाइम की बात नहीं करते, यहाँ पर हम सिंपल इस तरह की प्रॉब्लम देखते हैं कि एक सब्सटेंस को कितनी हीट दी, कितनी हमने निकाली, ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, उसका फाइनल टेम्परेचर कितना था, उसका प्रेशर कितना था, उसकी वॉल्यूम कितनी थी। इन सभी चीजों की बात करने के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है ये होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं सिंपल प्रेशर की, यानी कि दाब की,
प्रेशर की हम बात करते हैं, वॉल्यूम की हम बात करते हैं, और साथ ही साथ टेम्परेचर। इस तरह की जो हम बातें करते हैं सिंपल, ये हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, हीट ट्रांसफर बच्चे हमारा जो सब्जेक्ट है, इसमें समय की बात की जाती है। ठीक है, इसमें टाइम की बात की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें समय की बात की जाती है, टाइम की बात की जाती है। यानी कि हीट ट्रांसफर में जो यूनिट निकल कर आती है वो क्या होती है, वो होती है किलो जूल पर सेकंड, या हम कहेंगे सिंपल किलोवाट। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक बर्तन में पानी था और हमने इसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसका स्टार्टिंग में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, और यह टेम्परेचर बढ़ते 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 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने यहां पर कहीं भी समय की बात नहीं की है। हीट ट्रांसफर में बच्चे हम समय की बात करते हैं, मतलब कि कितने समय में इसका तापमान 20 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। या एक कप रखा हुआ है, ठीक है, आपने चाय बनाई, ठीक है, आपने चाय बनाई और चाय को एक कप में डालकर इस तरह से रख लिया। ठीक है, आपने चाय बनाई और चाय को एक कप में रख लिया। ठीक है, मान ली मैंने कहा कि जब आपने इसे गैस से उतारा होगा, इसका तापमान कितना था, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, फिर आपने इसे कमरे में रख दिया, अब यह ठंडी हो रही होगी, और ठंडे होते होते मैंने कहा कि इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो कितने समय में यह तापमान 100 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो आती है ये किस में आती है, हीट के ट्रांसफर में। ठीक है, कितने समय में यह तापमान 100 से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है ये हीट ट्रांसफर में आती है। यानी कि यहां पर हम हीट के ट्रांसफर होने की बात करते हैं, हीट के फ्लो होने की बात करते हैं, और यह निकल कर आता है किलोवाट में। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा हीट ट्रांसफर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर में हम कंडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफर में हम कन्वेक्शन की बात करते हैं, और हीट ट्रांसफर में हम रेडिएशन की बात करते हैं। ठीक है, और हीट ट्रांसफर में हम किसकी बात करते हैं, इसमें हम रेडिएशन की बात करते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन आपने सुना होगा, कन्वेक्शन सुना होगा, रेडिएशन सुना होगा, ऐसी सारी बातें किसमें की जाती है, हीट ट्रांसफर में की जाती है। और सिंपल कितनी उष्मा देने पर कितना तापमान हो गया होगा, ये सारी बातें जो की जाती हैं थर्मोडायनेमिक्स में की जाती है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में समय की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर समय की बात करनी है तो ये सारी बातें हीट ट्रांसफर के अंदर की जाती है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे मैंने आपको बताया कि हीट को अगर हमें समझना है, उष्मा को हमें समझना है, तो हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा हमारे पास होता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, और थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है उष्मागतिकी। ठीक है, क्या होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो या ठंडा करते हो, ठीक है, तो कितनी उष्मा सिस्टम के पास है, कितनी उष्मा सराउंडिंग के पास है, कितनी उष्मा हमने दी, कितना तापमान है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, ये सारी जो बातें की जाती है यह की जाती हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मागतिकी में। ठीक है, सभी प्रकार की ऊर्जाओं के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का उष्मागतिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स का एक नियम क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, क्या है, ना ही एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके अंदर आती हैं, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मागतिकी। ठीक है, चलिए, तो फिर मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स को अगर हमें समझना है तो हमें सिस्टम और सराउंडिंग का पता होना चाहिए। सिस्टम में आपको बता ही चुका हूं, सिस्टम क्या होता है, जिस भी पार्ट पर स्टडी करनी होती है, ठीक है, जिस भी पार्ट पर कोई रिसर्च करनी होती है, कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं निकाय। ये अच्छे से याद रखिएगा, सिस्टम क्या है कि जिस पार्ट पर स्टडी करनी होती है उसे सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बचता है इसे सराउंडिंग कहते हैं। सिस्टम को हिंदी में निकाय और सराउंडिंग को हिंदी में परिस्थान कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे निकाय कहते हैं, और सराउंडिंग को परिस्थान कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है जो यह बताएगी कि सिस्टम हमारा अलग है और सराउंडिंग हमारी अलग होगी। ठीक है, चलिए,
तो सिस्टम क्या है, अगर सिस्टम की हम बात करेंगे, इट इज ए फिक्स्ड मास और ए रीजन इन स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस। ठीक है, जहां पर हमें स्टडी करनी है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में निकाय कहा जाता है। उष्मागतिकी में एक क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है तथा विचाराधीन क्षेत्र के निकट एक सीमा खींच ली जाती है। अतः यह सीमा वास्तविक और काल्पनिक हो सकती है और परिवर्तनशील भी हो सकती है। अतः सीमा के अंदर जो कुछ भी क्रिया होती है उसे निकाय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। चलिए एक बार ध्यान से देखो, चलिए ठीक है, तो सिस्टम ये हो गया हमारा। ठीक है, सिस्टम निकाय, फिर इसके हम बात करेंगे किसकी, सराउंडिंग की। ठीक है, ठीक है, सराउंडिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हिंदी में कहा जाता है परिस्थान। ठीक है, चलिए, तो सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बाहर बचता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग, और सराउंडिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है परिस्थान। ठीक है, तो एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम फॉर्म्स द सराउंडिंग, सीमा के बाहर के क्षेत्र को परिस्थान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको ये वाली इमेज दिखाई थी, इसमें क्या था आपका सिस्टम, ये हो गया सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, फिर सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बचा होगा इसे हम कहेंगे सराउंडिंग यानी कि परिस्थान। ठीक है, चलिए, तो बच्चे ये हमारा सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको बता ही चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। ठीक है, उष्मा गतिकी। चलिए, फिर बच्चे थर्मोडायनेमिक्स को अगर और अच्छे से हमें समझना है तो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, और इन नियम के, इन लॉ के अकॉर्डिंग ही पूरी थर्मोडायनेमिक्स टिकी होती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उष्मा प्रवैगिकी या उष्मा गतिकी दोनों ही वर्ड सेम होंगे, इसे उष्मा प्रवैगिकी भी लिख सकते हैं और उष्मा गतिकी भी लिखा जा सकता है, और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो क्या है, उष्मा प्रवैगिकी का शून्य नियम। ठीक है, यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि यह नियम कब दिया गया है, यह नियम फाउलर ने 1931 में दिया गया। ठीक है, चलिए, तो बच्चे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बहुत आसान है। ठीक है, और जितने भी हम टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ठीक है, जितने भी थर्मोमीटर, ये सारी चीजें बनी होती हैं, यह किसके द्वारा बनी होती हैं, ये बनी होती हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। ठीक है, उष्मा गतिकी का शून्य नियम। चलिए, तो बच्चे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी का शून्य नियम। ठीक है, और क्या मैंने आपको बताया कि जितने भी थर्मोमीटर या टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं, थर्मोमीटर वगैरह की हम बात करते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर वगैरह की अगर हम बात करें, तो ये सभी किसके अकॉर्डिंग बने होते हैं, ये सभी बने होते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। ठीक है, थर्मोमीटर किस तरह से होता है, क्या होता है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी समझिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ होता है, कौन सा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है,
कि जितने भी थर्मोमीटर बने होते हैं, जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं या तापमान वगैरह की जो भी बात की जाती है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में की जाती है। बहुत आसान है। क्या कहता है? कहता है कि हमारे पास तीन बॉडी हैं ए बी और सी। ठीक है, क्या है? हमारे पास तीन डब्बे हैं सिंपल, ए बी और सी। ठीक है, हमारे पास तीन डब्बे हैं ए बी और सी। ठीक है, क्या कहता है कि जो डब्बा ए है, जो बॉडी ए है, इसका तापमान कितना है? टी ए। ठीक है, बॉडी बी जो है इसका तापमान कितना है? टी बी है। और बॉडी जो सी है इसका तापमान कितना है? टी सी है। ठीक है, देखिए कितना आसान है, ध्यान से सुनिएगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर तीन बॉडी हमारे पास है ए बी और सी, ठीक है, अगर बॉडी ए का तापमान यानी कि टेम्परेचर ए किसके इक्वल है? टेम्परेचर सी के इक्वल है। ठीक है, और बॉडी बी जो है इसका भी तापमान टेम्परेचर सी के इक्वल है। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया। तो बॉडी ए और बी का भी तापमान क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, यानी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, क्या कहता है कि हमारे पास तीन बॉडी हैं ए बी और सी। बॉडी ए का तापमान है टी ए, बॉडी बी का तापमान है टी बी और बॉडी सी का तापमान कितना है? टी सी। ठीक है, क्या कहता है कि अगर बॉडी ए का तापमान सी के बराबर है, ठीक है, इसी तरह बॉडी बी का तापमान सी के बराबर है, तो ए का तापमान बी के बराबर होगा। ठीक है, कितनी आसान सी चीज है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, मान लिया मैंने कहा कि बॉडी ए जो है ये 300 केल्विन तापमान पर है। ठीक है, तो सी भी कितने पर होगी? 300 पर होगी। ठीक है, इसी तरह बॉडी भी कितने पर है? 300 पर है, तो सी भी कितने पर है? 300 पर है। ये भी 300 पर है, ये भी 300 पर है, तो सब कुछ कितने पर हो गया? 300 पर हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। मान ली मैंने कहा कि बॉडी ये कितने पर है? 300 केल्विन पर है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो ये भी कितने पर है? 300 केल्विन पर है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये भी 300 केल्विन पर है, तो ये भी कितने पर है? 300 केल्विन पर है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, क्या कहता है? एक बार पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि फाउलर ने 1931 में दिया है। ठीक है, देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर भी टीडी लिखा होगा, इस टीडी का क्या मतलब होता है? जहां पर भी मैं टीडी लिखूंगा, इस टीडी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स। जहां पर भी आपको टीडी लिखा दिखाई देगा, इस टीडी वर्ड का मतलब होता है टीडी यानी कि थर्मो, टी यानी कि थर्मो, डायनेमिक्स यानी कि फोर्स। ठीक है, चलिए, तो टीडी के शून्य नियम के अनुसार यदि कोई पिंड ए और बी सी के साथ तापीय संतुलन में है, तो वो एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होते हैं। ठीक है, क्या है? क्या कहता है कि टेम्परेचर जो ए का है वो सी के बराबर है, इसी तरह टेम्परेचर बी का भी सी के बराबर है, तो टेम्परेचर ए और बी का भी क्या रहेगा? एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में बिल्कुल होंगी। ठीक है, चलिए, इसे आप कुछ इस तरह से और समझ सकते हो, जैसे कि आप अभी जिस रूम में बैठे होंगे, ठीक है, जिस कमरे में बैठे होंगे, तो आपको पता ही है कि सर्दी का टाइम है, थोड़ा टेम्परेचर कम होगा। मान ली मैंने कहा कि अभी जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, तो आपके कमरे में जितनी भी चीजें रखी होंगी, अगर आप उनका टेम्परेचर मेजर करोगे, कंडीशन यह है कि वो कोई हीट जनरेट नहीं हो रही हो। ठीक है, उसमें कोई उष्मा अपने आप से जनरेट यानी कि उत्पन्न नहीं हो रही होगी, ये कंडीशन है। ठीक है, अब मान लिया कोई कहेगा कि भैया हीटर भी रखा हुआ है रूम के अंदर, तो हीट क्या करेगा? उष्मा जनरेट कर रहा है, उसका तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका तापमान बढ़ेगा। अगर कोई थर्मल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, नॉर्मली आपके कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे वो सभी क्या होंगे? एक फिक्स टेम्परेचर पर होंगे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये मार्कर है, ठीक है, इससे उष्मा उत्पन्न नहीं होगी, तो इसका तापमान कितना होगा? फिक्स रहेगा। या आपके रूम में और कुछ चीजें रखी होंगी, सभी का तापमान क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं? थर्मोमीटर बनाते हैं। जैसे मान लिया नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं ह्यूमन स्किन का। ठीक है, मान लिया आपको पानी का टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, आपको किसी पानी का टेम्परेचर मेजर करना है, एक बर्तन में पानी है। ठीक है, मान लिया मैंने कहा कि ये टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर थर्मोमीटर डालोगे, जैसे ही आपने थर्मोमीटर इसके अंदर डाला, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होंगे?
जो थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस शो कर देगा। ठीक है, एक टाइम बाद थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा और दोनों का तापमान बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी ए है, यह सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसी तरह बॉडी बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ए और बी का भी तापमान आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, बहुत आसान है। और क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट। जितने भी थर्मोमीटर बनाए जाते हैं ये सारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि अगर हमारे पास बॉडी ए है, ठीक है, यह है बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों का तापमान बराबर है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि अब यहाँ पर हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। ठीक है, दोनों का ही तापमान क्या है, स्थिर है। ठीक है, इसी तरह बॉडी बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि दोनों का तापमान बराबर है। अब यहाँ पर किसी भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उष्मा के आदान प्रदान के लिए आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि मैं कह सकता हूं टी ए माइनस टी सी। ठीक है, अगर ये दोनों ही बराबर तापमान पर है तो ये कितना हो जाएगा, 0, और यहां से मुझे क्या मिला, Q भी 0 मिला, यानी कि दोनों का ही तापमान बराबर है। ठीक है, दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है जितेंद्र, अगर आप वेल्डिंग की क्लास की बात करोगे तो बच्चे एक अलग सेक्शन आपका डला हुआ है वेल्डर का, उसमें मॉर्निंग में क्लास होती है, और मॉर्निंग में आपकी वेल्डिंग की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आपकी ट्रेड कौन सी है, आप वेल्डर से हो या आप आरएसी से हो? सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी ट्रेड है कौन सी, आप वेल्डर से हो या आरएसी से हो? अगर वेल्डर से हो तो दो सेक्शन डले हुए हैं इस तरह से, जब आप देखोगे एक डला हुआ है ओनली वेल्डर, ओनली वेल्डर, एंड सेकंड आपका जो सेक्शन डला हुआ है ये डला हुआ है ओनली आरएसी। हमेशा जो मॉर्निंग की क्लास होगी आपकी, ठीक है, ऑलवेज मॉर्निंग की जो क्लास होगी आपकी ये 9 to 10:30 जो होती है ये आपकी वेल्डर के लिए होगी, और आपकी जो 2 बजे से जो क्लास होगी ये आपकी हमेशा आरएसी के लिए होगी। ठीक है, तो जितेंद्र वेल्डर की क्लास आपकी चल रही है। ठीक है, और मॉर्निंग की याद रखिएगा, मॉर्निंग में आपकी जो क्लास है ये आपकी हमेशा वेल्डर की होगी। क्लास सुबह हो चुकी है, कल भी और आज भी। नोटिफिकेशन तो आता होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन तो आता होगा। क्लास की टाइमिंग आपको जब देखनी है ना, जब आप ऐप ओपन करोगे और जब आप ये पूरा जेई और आईटीआई अपने बैच पर चले जाओगे तो इधर एक कैलेंडर टाइप का बना होगा, राइट कॉर्नर में कैलेंडर टाइप का बना होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लास की टाइमिंग लिख के आ जाएगी। ठीक है, कि क्लास की टाइमिंग है क्या। क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो आप वेल्डर की क्लास वहां पर जाकर देख सकते। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहो चीजों को लेकर। आपने इसका मतलब नोटिस नहीं किया, उस पर टाइमिंग लिखी होगी, इसका मतलब आपने एक भी क्लास नहीं की है वेल्डर की। क्यों भाई, लाइव क्लास अभी तक सर कॉलेज में फर्स्ट में। मैं समझा नहीं, कॉलेज सर कॉलेज में फर्स्ट में है 2022 to 2023। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया जितेंद्र कि आप कहना क्या चाहते हो। चलिए ठीक है, बाकी लोग देखिएगा। तो हम बात करें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि फॉलर ने 1931 में दिया। क्या कहता है कि अगर हमारे पास 3 बॉडी हैं, ठीक है, हमारे पास 3 बॉडी हैं ए बी और सी। अगर ए
सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसी तरह बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों का तापमान इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, दोनों का तापमान भी सेम रहेगा। और जितने भी टेम्परेचर की हम बात करते हैं या टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं, जितने भी थर्मोमीटर वगैरह बनाए जाते हैं, ये सारे आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये था नहीं, ऐसा कोई लॉ था नहीं। ठीक है, लेकिन फॉलर ने इसे स्टडी करा और उसने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में, तो उसने अपने नाम पर इसे पेटेंट करा लिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही लॉ पहले आ चुके थे, लेकिन जीरो बाद में आया है। ठीक है, यह लॉ सबसे बाद में आया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए क्या है हमारे पास, बॉडी ए है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी कि एक दूसरे का तापमान भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बहुत आसान है। चलिए, तो इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और जितने भी आपकी कैलकुलेशन वाली पार्ट होगी, ठीक है, जितने भी आपके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो सारे आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सीजन में ट्रेड से क्वेश्चन कॉलेज एग्जाम बिल्कुल आएगा भाई। आपकी जो वेल्डर ट्रेड है जो मैं पढ़ाऊंगा, वो आपकी एकदम ये समझ लो कि बुक ही मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी छोटी चीजें या ऊपर ऊपर से कराकर छोड़ दूंगा। बिल्कुल आपके जो ट्रेड के एग्जाम होते हैं, ठीक है, आपके जो सेमेस्टर एग्जाम बोलेंगे, ठीक है, सही वर्ड सेमेस्टर एग्जाम रहेगा। आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, उसमें भी बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा, 101% आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी चीजें मिस नहीं होंगी, सारी चीजें डिटेल में और डेप्थ में आपको कराई गई है। वेल्डिंग जितनी कराई गई है, एक बार उसे देखिएगा और उसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि ना तो एक भी टॉपिक मिसिंग है। ठीक है, और बिल्कुल आपका जनरली जो आप बात करोगे, आपके जो आईटीआई लेवल पर, डिप्लोमा लेवल पर जो बुक प्रीफर करते हैं, ठीक है, सेम उसी की थ्योरी है जो क्वेश्चन आपके आते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल हेल्प करेगा आपको, ध्यान से पढ़ो चीजों को, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। बस अपने सेमेस्टर एग्जाम की जो टॉपिक है वो देख लेना। ठीक है, तो प्रायोरिटी करो कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के टॉपिक है उन्हें पहले पढ़ो, और बाकी जो तैयारी कर रहे हो तो साथ ही साथ करते रहो। यही कहना चाहते हो ना कि आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, क्या ये बैच उसके लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी जितेंद्र भाई, बिल्कुल होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होगा, सब कुछ होगा, 101% होगा। बस बीच में कुछ छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज बिल्कुल होगी। ठीक है, चलिए, तो निश्चिंत रहो, जो चीजें हैं जो चल रही हैं पढ़ते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ना आधा छूटेगा ना अधूरा छूटेगा, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ आधा अधूरा छोड़ छाड़ कर ऐसे ही बस अपना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी चीजें आपकी डिटेल में होंगी और बिल्कुल कंप्लीट होंगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि जो चीजें आप पढ़ोगे, अच्छा ये सेफ्टी जो आपकी ट्रेड में है, ठीक है, ट्रेड की पूछ रहे हो ना कि सेफ्टी के बाद क्या लें। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि जो पढ़ाई करनी है आपको किस तरह से करनी है। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार ध्यान से फिर से सुन लेना लास्ट बार। सभी बच्चों के लिए है, 2 मिनट का टाइम मुझे देना बस। बच्चे नए आते रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ लास्ट टाइम कि ट्रेड की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। फिर हम आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे बस। चलिए,
देखिए ये मैं आपको ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रेड की जो तैयारी जो आप लोग भी हैं जो देख रहे हैं आरएसी वाले, ठीक है, वो भी एक बार ध्यान से सुन लेना कि किस तरह से करनी है। देखिए सबसे पहला तो बच्चे हमें सिलेबस पता होना चाहिए, तो 1 या 2 बार सबसे पहले तो सिलेबस देखो। और मैं तो यह सुझाव देता हूं सभी लोगों को कि सिलेबस के ज्यादा पेज नहीं होंगे, आपके 1 से 2 पेज होंगे, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, जो मैं समझता हूं कि करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। तो इसका प्रिंट निकलवा लो, ये ज्यादा से ज्यादा आपके 2 पेज में सिलेबस होगा, प्रिंट निकलवा लो इसे। और जहां पर भी आप पढ़ते हो, ठीक है, जिस भी टेबल पर या जिस भी जगह पर आप पढ़ते हो, सामने इन पेजों को चिपका लो। इस तरह से अपना जो सिलेबस है इसे दीवार पर चिपका लो, ठीक है। आपके टॉपिक लिखे हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इस तरह से जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं सारे टॉपिक अब आपके सामने रहेंगे, ठीक है। और सारी चीजें आपको देखते देखते याद हो जाएंगी क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। चलिए फिर बच्चे आपका जो बैच है ये बैच है लाइव प्लस वीओडी, यानी कि आपको इसमें कुछ क्लासेस लाइव मिलेंगी और कुछ क्लासेस वीओडी मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो जैसे कि अभी लाइव आपके वीओडी में जो पड़ा हुआ है सेफ्टी पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद वेल्डिंग पड़ा हुआ है और वेल्डेड जॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ इतने ही टॉपिक में आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले सेफ्टी कवर करो, फिर जितने भी बच्चे वेल्डर ट्रेड के होंगे, ठीक है, या आरईसी में भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये वेल्डिंग अच्छे से कवर कर लो, ठीक है, ये वेल्डिंग अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। अभी वेल्डर के लिए आपका जो चल रहा है, ठीक है, वो सभी को पता होगा, ठीक है, कि मैं हेक्सो करा चुका हूँ, ठीक है, फिर मैं फाइल कराऊंगा, ठीक है, फाइल के बाद में चीजल कराऊंगा। ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी लाइव क्लास में, तो धीरे धीरे इसे भी कवर करते रहो, ठीक है, यानी कि आपका जो लाइव चल रहा है इसे भी कवर करते रहो। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मैं डिटेल में वेल्डिंग कराऊंगा, जो कि ओनली वेल्डर ट्रेड होगी, ये आरएसी के लिए नहीं होगी, ठीक है। जो आपका आरएसी ट्रेड में चल रहा है वो सिर्फ आरएसी वाले पढ़ेंगे, जो आपका वेल्डर ट्रेड में चल रहा है जिस पर लिखा हुआ है ओनली, ठीक है, ओनली वेल्डर, ओनली वेल्डर, ये केवल वेल्डर वालों के लिए है। जिस पर लिखा हुआ है ओनली आरएसी, यह केवल आरएसी वालों के लिए है। जिस पर लिखा हुआ है बोथ, यह दोनों के लिए, ठीक है। वेल्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेल्डर का तो ये मेन पार्ट है ही है, साथ ही साथ आरएसी में भी यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपनी जो तैयारी है इसे आगे बढ़ाओ, कोशिश करो कि लाइव क्लास में भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, ठीक है, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड वे में आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, और रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। कोचिंग का जो मेन पर्पज होता है ये है रेगुलर रहना, ठीक है, ये आपकी एक आदत बन जाती है कि आप रेगुलर रहोगे। तो कोशिश करो कि लाइव क्लास में चिपके रहो, ठीक है, इधर उधर की बातें लाइव क्लास में ना करो, काम की बातें करें, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चा बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखता है, उसे प्रॉब्लम होगी। तो क्लास के स्टार्टिंग में जुड़ो, लाइव क्लास लो, ठीक है, उससे आप रेगुलर रहोगे, रेगुलर रहोगे तो पढ़ाई में मन लगता है। पढ़ाई में मन कब लगता है, जब आप लोग रेगुलर रहते हैं ना, पढ़ाई में मन तब लगता है। तो अगर रेगुलर लाइव क्लास करनी है तो रेगुलर लाइव क्लास करो, अगर रिकॉर्डेड देखना है तो रेगुलर रिकॉर्डेड देखो, ठीक है। बस रेगुलरिटी मेंटेन करो, रेगुलर रहो। चलिए ठीक है बच्चे, तो बातें बंद करते हैं, अब कोई बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अब मुझे ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट करनी है, ठीक है, अब कोई बातें नहीं करेंगे, जो भी आपके डाउट हैं आप बाद में पूछ सकते हो जब मैं आपको टाइम दूंगा। चलिए तो बच्चे मैंने आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने बताया कि क्या, कि जितने भी हम तापमान की बात करते हैं और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने की हम बात करते हैं, जैसे थर्मोमीटर वगैरह जो होते हैं, ये सब आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं, ठीक है। फिर बच्चे हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये सभी को पता है, क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे हम खत्म कर सकते हैं, हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे बदल सकते हैं। इसे समझने का एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है, लोग कंफ्यूज होते हैं, कैसे देखिएगा एक बार। देखिए जैसे आपके इंजन होते हैं, ठीक है, इंजन आपके जो होते हैं ये किसी फ्यूल से चलते हैं या किसी तेल से चलते हैं, मान ली मैंने कहा पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, ठीक है। तो हमने एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस बनाई इस तरह से, और इसमें एयर फ्यूल मिक्सर को भर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, एयर, हवा और तेल का मिक्सर हमने इसमें भर लिया है, एयर और फ्यूल के मिक्सर को भर लिया है, ठीक है। तो हवा और तेल का मिक्सर जो बना, इसके पास बच्चे केमिकल एनर्जी है, इसके पास रासायनिक एनर्जी है। फ्यूल जो होगा, फ्यूल के पास केमिकल एनर्जी होती है,
रासायनिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जैसे ही यह जलेगा यह एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किस फॉर्म में, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, इसे हम ना ही खत्म कर सकते हैं ना ही हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। फ्यूल पहले से ही था, ठीक है, फ्यूल के पास केमिकल एनर्जी पहले से ही थी, सिर्फ इसे जलाया गया और यह केमिकल एनर्जी, यह रासायनिक ऊर्जा थर्मल एनर्जी यानी कि थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखेगा ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहता है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे खत्म कर सकते हैं, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। और यह हमारा कौन सा नियम है, यह हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है जूल का नियम यानी कि जूल्स लॉ, ठीक है। चलिए फिर यहां से बच्चे बहुत काम की चीज निकल कर आती है, और यह काम की चीज क्या है, इससे एक रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है। सीधा अब उस रिलेशन की बात कर लेते हैं कि यह रिलेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी काफी चीजें सोल्व होती हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला बनता है क्या, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। यह क्या है, यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। एक बंद निकाय के लिए, एक बंद निकाय के लिए ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम, एक बंद निकाय के लिए ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। अगर यहाँ पर क्यू की बात करोगे, क्यू यहाँ पर क्या है, हीट, और हीट को हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा। यू यहाँ पर क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी को हिंदी में बोलेंगे आंतरिक ऊर्जा। और डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यू यहाँ पर होता है वर्क, और हिंदी में से कहेंगे कार्य, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इसी रिलेशन को याद रखिएगा, इस रिलेशन को आगे जब हम यूज करेंगे, ठीक है, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। यह बहुत काम का है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इससे सोल्व हो जाती हैं, लेकिन अभी हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी चीजें क्या करने लगेंगी, मिक्सअप करने लगेंगी, और आप पूरा गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, इसे जूल्स लॉ यानी कि जूल्स का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है, एनर्जी को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए बच्चे तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, आंतरिक ऊर्जा जो होती है, एक साइकिल के लिए क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर एक कंप्लीट चक्र होगा, एक साइकिल जो होती है, इस साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा जीरो होती है, ठीक है। एक पूरे चक्र के लिए, चक्र क्या है, मान लिया जैसे मैं इस पॉइंट से चला और घूमकर पूरा इस पॉइंट पर आ जाता हूं, ठीक है, तो यह एक कंप्लीट चक्र होता है, यह एक कंप्लीट साइकिल होती है, ठीक है। एक कंप्लीट चक्र होगा,
एक कंप्लीट साइकिल होती है और इसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है 0 होता है। रीजन क्या है, मान लिया मैंने कहा कि मैं फर्स्ट पर चला, मैं U1 से चला और घूमकर मैं फिर से U1 पर आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि उस केस में du 0 हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। जीरो लॉ क्या है, टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया आप किसी चीज को गर्म करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लिया पानी आपने लिया और पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो पानी को जब आप गर्म कर रहे हो तो उससे क्या कोई कार्य ले रहे हो, नहीं, तो उस केस में W 0 हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, डेल Q इज इक्वल टू DO, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, यानी कि उसका जो तापमान बढ़ेगा उससे जो अंतर निकल कर आएगा उसे हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद बच्चे हम बात करते हैं किसकी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और एक आपका होता है क्लोसियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो जितने भी इंजन बनाए जाते हैं वो सारे इंजन बनाए जाते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितने भी आपके हीट इंजन होते हैं, ये हीट इंजन जो बनाए जाते हैं ये सारे बनाए जाते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जितने भी आपके हीट पंप और रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके हीट पंप और रेफ्रिजरेटर होते हैं ये सारे बनाए जाते हैं आपके क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, सेकंड लॉ में हमने जाना कि जितने भी हीट इंजन बनाए जाते हैं वो आपके केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं और जितने भी आपके हीट पंप और रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं वो सारे आपके क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। बेसिकली जो आपका दूसरा नियम है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये किसकी बात करता है, ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की बात करता है और साथ ही साथ ये क्लोसियस स्टेटमेंट की बात करता है। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं कि आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है क्या और आपका क्लोसियस स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, लेकिन उससे जानने से पहले हमें जानना होगा कि TER यानी कि थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर क्या होता है। बच्चे आपने देखा होगा कि मैं बार बार क्या बनाता हूं, ठीक है, इस तरह से मैं कुछ बनाता हूं। ठीक है, इस तरह से मैं एक साइकिल बनाता हूं। ठीक है, मैं बार बार इस तरह से एक साइकिल बनाता हूं। ठीक है, और मैं यहां पर लिखता हूं सोर्स। ठीक है, हिंदी में से कहेंगे स्रोत, और यहां पर लिख देता हूं सिंक। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं सिंक। इस तरह से बार बार मैं एक फिगर बनाता हूं, ये आगे भी हम बनाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये सोर्स और सिंक है क्या। बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर कि सोर्स से हम क्या समझते हैं और सिंक से हम क्या समझते हैं। बार बार हमने लिखा ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, ये सोर्स, ये सिंक, बार बार ऐसा हम लोग लिखते चले आ रहे हैं। तो ये है क्या बच्चे, इन्हें हम बोलते हैं, ये जो सोर्स होता है इसे हम बोलते हैं TER, इसे हम बोलते हैं TER, और सिंक को भी हम क्या बोलते हैं, TER, यानी कि थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर। ठीक है, तो उसी की हमें बात करनी है कि TER यानी कि थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर क्या होता है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर में हम सोर्स देखते हैं और एक सिंक देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सोर्स और सिंक है क्या बच्चे, सोर्स वो होगा जो लगातार उष्मा देता रहेगा। जैसे हम सन की बात करेंगे, सन क्या है, सन एक उष्मा का सोर्स है, सन से लगातार हमें एनर्जी मिल रही है और सन का अपना तापमान नहीं बदल रहा है, तो सन को हम क्या बोलेंगे, सन को हम बोलते हैं सोर्स। ठीक है, सन क्या है, उष्मा का एक सोर्स है। ठीक है, जिससे लगातार एनर्जी, लगातार ऊर्जा तो हमें मिलती रहेगी लेकिन इसका अपना तापमान नहीं बदलेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स। तो सोर्स क्या है, it is a thermal energy reservoir which can supply large amount of thermal energy without undergoing any temperature change। ठीक है, यह एक थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर है जो बिना किसी तापमान परिवर्तन के बड़ी मात्रा में तापीय ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। जैसे बच्चे अगर हम बात करें, मैं बार बार लिखता हूं हीट इंजन के लिए भी क्या लिखता हूं, सोर्स। होता क्या है कि हमने इंजन की डिजाइनिंग कर ली, हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, इसमें एयर फ्यूल मिक्सर आएगा। ठीक है,
जलेगा, ऊर्जा मिलेगी, और यह ऊर्जा लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए मैं लिख सकता हूं सोर्स। ठीक है, फ्यूल टैंक से फ्यूल आएगा, एयर फ्यूल कंबशन बनेगा, और यह ऊर्जा में लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम इसे मानकर चलेंगे कि यह ऊर्जा का एक सोर्स है, यह ऊर्जा का एक स्रोत है, यह एक थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर है, जिससे हमें लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, इसी तरह होता है सिंक। सिंक क्या होगा, जो लगातार ऊर्जा एब्जॉर्ब करता रहेगा और उसका अपना तापमान नहीं बदलेगा, यानी कि तापमान कांस्टेंट रहेगा। सोर्स का तापमान हमेशा ज्यादा होगा, सिंक का तापमान हमेशा कम होगा। जैसे आप सिंपल कह सकते हो, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो वातावरण है, ये भी क्या है, यह भी एक सिंक की तरह काम करता है। ठीक है, आप यहाँ आग लगाओ, वहां आग लगाओ, ठीक है, तो इससे वातावरण के तापमान पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, यह फिर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मान लिया आपने घर में गैस जलाई, ठीक है, तो गैस जहां पर जल रही होगी वहां पर तो 100 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा का तापमान होगा। लेकिन अगर वातावरण का तापमान कितना है, मोबाइल पर आपके दिखा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो फिर तो आपने आग लगाई, ये 16 हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो वातावरण है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, यह एक सिंक की तरह काम करेगा, और यह ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता रहेगा, और इसका अपना तापमान नहीं बदलेगा। तो सिंक क्या है, यह एक थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर है, जो बिना किसी तापमान परिवर्तन के बड़ी मात्रा में ताप या ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। सिंक, इट इज ए थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर विच कैन एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। ठीक है, जो बिना किसी तापमान के परिवर्तन के बहुत सारी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। सोर्स, जो लगातार ऊर्जा देता रहेगा, जैसे सन, ठीक है, लगातार ऊर्जा दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसका अपना तापमान नहीं बदला है। ठीक है, कुछ ऐसे भी रिलेट कर सकते हो जैसे कि समुद्र। ठीक है, समुद्र क्या एक सिंक है, आप पानी डालते रहो तो क्या उसका लेवल अचानक से बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंक की तरह काम करेगा। चलिए, तो सोर्स आपका हो गया जो लगातार ऊर्जा देता रहेगा, उसका अपना तापमान नहीं बदलेगा। सिंक आपका वो हो गया जो लगातार ऊर्जा एब्जॉर्ब करता रहेगा, लेकिन उसका अपना तापमान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये कहानी आपकी हो गई सोर्स की, और ये कहानी हो गई आपकी सिंक की। चलिए, तो एक आपका हो गया सोर्स और एक आपका हो गया सिंक। चलिए, तो बच्चे कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, कैल्विन ने कहा कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है, ठीक है, एक तो हीट हमेशा जो फ्लो करती है, उष्मा हमेशा जो बहती है, यह ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ बहती है। ठीक है, प्रैक्टिकली जो होता है, उष्मा के जो बहने की डायरेक्शन है, यह हमेशा ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ होती है। ठीक है, हीट के जो फ्लो की डायरेक्शन है, उष्मा के जो बहने की डायरेक्शन है, ठीक है, उष्मा के जो बहने की डायरेक्शन है, जो बहने की दिशा है, यह हमेशा यह हमेशा ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ होती है। ठीक है, हीट ऑलवेज फ्लोज हीट ऑलवेज फ्लोज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, बाकी से यहाँ पर बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें निकल कर आती हैं क्लोसियस स्टेटमेंट, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर भी ये समझ में आ जाए। हीट हमेशा जो बहगी, ठीक है, बहती है, ये सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन चीज है, तो एकदम नॉर्मल चीज है कि हीट हमेशा जो बहती है, यह हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है। चलिए, तो बच्चे मैंने आपको भी बताया कि जो सोर्स होता है, ठीक है, यह एक थर्मल एनर्जी रिजर्वोयर है, इसका अपना एक तापमान होगा, यह तापमान ज्यादा होगा, TH मैंने लिखा, और TH का क्या मतलब है, हायर टेम्परेचर। TH का क्या मतलब है, हायर टेम्परेचर। ठीक है, यह ज्यादा तापमान पर होगा। और अगर सिंक की हम बात करेंगे, सिंक क्या होता है, TL, यानी कि लोअर टेम्परेचर। चलिए, तो बच्चे हमने एक हीट इंजन बनाया, ठीक है, फ्यूल टैंक से हमें फ्यूल मिल रहा है, ठीक है, और इसका कंबशन लगातार हो रहा है, तो यह एक सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें हीट मिली, मैंने कहा QH। ठीक है, चलिए,
अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चे, कि अगर किसी सोर्स से हमें हीट मिल रही है तो इस हीट को, इस उष्मा को पूरा का पूरा हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस हीट का कुछ भाग तो जाएगा कार्य करने के लिए यानी कि वर्क के लिए, और कुछ एम्बियंट में इसका रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, केल्विन ने कहा कि अगर मैं एक इंजन बनाता हूं और इस इंजन से 100 किलो जूल हीट मैं देता हूं, ठीक है, तो यह हीट मान लिया मैंने कहा कि 50 किलो जूल तो जाती है कार्य करने के लिए, बाकी 50 किलो जूल यह एम्बियंट में चली जाती है, यानी कि यह क्या है, वेस्ट है, ठीक है। इतनी एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, ठीक है। और हम कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा इंजन बना ले, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। मान लिया मैंने कहा कि मैंने एक इंजन बनाया और उस इंजन के लिए मैंने हीट का रिजेक्शन 0 कर दिया, उस केस में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100%, और ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो केल्विन ने क्या कहा, केल्विन ने कहा कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। तो केल्विन ने क्या कहा, केल्विन ने कहा कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ठीक है। हम एक ऐसे इंजन नहीं बना सकते हैं जिसे हम हीट देते रहें और वह लगातार उतना ही वर्क करता रहे, ठीक है। क्या कहा केल्विन ने, केल्विन ने कहा किसी भी इंजन की, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, नहीं हो, ठीक है। चलिए दो केस लेता हूं मैं इसमें। ये टी हायर, ये टी लोअर, यहाँ पर हीट मिली क्यू हायर, यहाँ पर हीट मिली क्यू लोअर, और यह कुछ वर्क करेगा, ठीक है। इस केस में मैंने कहा कि जो हीट का रिजेक्शन है यह क्यू आर 0 हो गया, ठीक है। यह टी हायर, यहाँ पर मिला क्यू एच, और यह वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है क्या बच्चे, एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड यानी कि क्यू एच, ठीक है। चलिए इस केस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मान ली मैंने कहा कि 100 किलो जूल हीट में देता हूँ, रिजेक्शन है 0, ठीक है। तो वर्क भी कितना करेगा, 100 किलो जूल का, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो गई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। यह भी 100, यह भी 100, यह कितना हो गया 1 या 100%। और यह सभी को पता है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर इस केस में मैंने कहा कि मैं 100 किलो जूल हीट देता हूँ, तो यह 100 किलो जूल, 50 किलो जूल इसने कार्य किया और 50 किलो जूल हीट का रिजेक्शन एम्बियंट में हो गया। तो इस केस में एफिशिएंसी कितनी होगी, 0.5, यानी कि यह इंजन बिल्कुल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो केल्विन ने कहा कि हम एक ऐसे इंजन नहीं बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो गई, ठीक है। अगर हम कुछ हीट देते हैं तो यह हीट कुछ कार्य करने में और बाकी एम्बियंट में इसका रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्या है, क्लोसियस स्टेटमेंट। मैं आपको बता ही चुका हूं कि जितने भी हीट पंप बने होते हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर बने होते हैं, ये सारे क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं, ठीक है। जितने भी हीट पंप बने हुए हैं, जितने भी हीट पंप बने हुए हैं, या जितने भी रेफ्रिजरेटर बने हुए हैं, ठीक है, या जितने भी रेफ्रिजरेटर बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी रेफ्रिजरेटर बने हुए हैं, ये सारे आपके क्लोसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं, ठीक है। चलिए क्लोसियस स्टेटमेंट बेसिकली क्या कहता है कि उष्मा हमेशा ज्यादा तापमान से, ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ, कम तापमान की तरफ बहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, ठीक है, अपने आप से, ये अपने आप से है नेचुरली, ठीक है, ये हम जो बात कर रहे हैं यह हम प्राकृतिक रूप से बात कर रहे हैं, ठीक है, यह हम प्राकृतिक रूप से बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक
रूप से बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये नेचुरली हो रही है, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम प्राकृतिक रूप से बात कर रहे हैं, यानी कि नेचुरली। नेचुरली जो होता है उसमें हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है, ठीक है। लेकिन बच्चे हम जब रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, ठीक है, जब हम रेफ्रिजरेटर बनाते हैं या हीट पंप जब हम बनाते हैं, ठीक है, हीट पंप जब बनाते हैं, इसमें उष्मा इसमें उष्मा कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ बहती है, ठीक है। इन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप हीट फ्लोज फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, क्या मैंने आपसे कहा कि बच्चे अगर हम नेचुरली बात करेंगे तो नेचुरली क्या होता है, हीट हमेशा जो बहती है यह आपकी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है, ठीक है। यह नेचुरली होता है, अपने आप से होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे जब हम बात करते हैं हीट पंप की या रेफ्रिजरेटर की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें हीट जो आपकी बहती है, ठीक है, ये टॉपिक आपका लास्ट रखेंगे आज के लिए। तो उसमें क्या होता है, मैंने आपको दिखाया भी है बार बार फिगर बनाकर इस तरह से, ठीक है। एक बार मैं फिर से बना देता हूं। इस तरह से बहुत सारे डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं, ठीक है। ये ऊपर टी एच यानी कि टी हायर, ये नीचे टी एल यानी कि टी लोअर, ठीक है। ये इस तरह से टी हायर और ये नीचे की तरफ टी लो, ठीक है। यहाँ से QL की डायरेक्शन इधर और यहाँ से QH की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहाँ से QL की डायरेक्शन इधर, यहाँ से QH की डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक है। चलिए, ठीक है। इस तरह से जब मैंने आपको पुरानी जितने भी आपको साइकिल दिखाई थी, ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। इससे पहले जब मैंने आपको जितनी भी साइकिल दिखाई थी तो सभी में ये चीज हो रही थी, ठीक है। एक बार चलते हैं पीछे, बैक 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 बैक, ये देखिएगा, ठीक है। सीओपी की जहां पर भी हमने बात की होगी तो QL और QH ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। यानी कि जो TL है ये लोअर टेम्परेचर है, तो हीट यहाँ पर जो बह रही है वो कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ बह रही है, ठीक है। तो नेचुरली तो क्या होता है, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ चलती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें उष्मा को लेकर जाना है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ, तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ वर्क हमेशा करना पड़ता है और उसी से ही निकल कर आती है सिस्टम की सीओपी, ठीक है। क्या है, अगर हमें अगर हमें अगर हमें उष्मा को कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ ज्यादा तापमान की तरफ लेकर जाना है लेकर जाना है तब बाहर से कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। क्या है, इफ वी वांट टू फ्लो हीट फ्रॉम lower temperature
to higher temperature then to do so external work is required। ठीक है, अगर हमें हीट को हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ लेकर जाना है तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। ठीक है, जैसे मान ली मैंने कहा कि ये मेरा रेफ्रिजरेटर का केस है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, और हमें कम तापमान बनाकर रखना है। ठीक है, हमें बर्फ जमानी है। तो बर्फ जमाने का क्या मतलब है कि जो बर्फ जो पानी होगा इसका तापमान लगातार कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, यानी कि कम तापमान से ज्यादा की तरफ। ठीक है, एम्बियंट जो होगा ये ज्यादा तापमान पर होगा, बर्फ हम जहां पर जमा रहे हैं यह कम तापमान पर होगी। यह सिंपल आप समझो। मान लिया आपने एसी चला दिया। ठीक है, यह एसी क्या कर रहा होगा, आपके रूम को ठंडा रखेगा। ठीक है, यानी कि रूम का तापमान कम होगा। और बाहर कैसी है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो बाहर का तापमान ज्यादा है लेकिन हीट फिर भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जा रही है। ठीक है, लगातार लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जा रही है। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क इनपुट की बात करते हैं। इसी तरह से हीट पंप जो होता है इसमें भी सेम कहानी होगी। यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ कार्य बाहर से करना होगा, यानी कि वर्क इनपुट बाहर से करेंगे और यहीं से निकल कर आती है किसी भी सिस्टम की सीओपी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए, तो बच्चे ये तो समझ में आ गया कि भैया हमें किसी चीज को ठंडा करना है तो हमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ेगी और रेफ्रिजरेटर में अलग से हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ये चीजें चलेंगी। लेकिन हीट पंप हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हीट पंप क्या होता है, हीट पंप से क्या फायदा होगा। ठीक है बच्चे, होता क्या है कि अगर हम डायरेक्ट हीटिंग करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग जब हम करते हैं तो इसका हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम सीधा सीधा किसी चीज को गर्म करते हैं या अगर हम हीट पंप से गर्म करें किसी चीज को तो दोनों चीजों में अंतर आता है। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा कि हीट पंप लगाने के क्या फायदे हैं। ठीक है, हीट पंप से क्या फायदा होता है, हीट पंप से क्या फायदा होता है। चलिए, तो इसको कुछ इस तरह से समझेंगे। एक बच्चे मैंने कमरा लिया। ठीक है, ये एक कमरा ले लिया। ठीक है, ये मेरा एक रूम है। ठीक है, यह एक रूम है, यह मेरा कमरा है। ठीक है, भयंकर सर्दी पड़ रही है और बाहर का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और मैंने कहा कि रूम के अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मुझे मेंटेन करके रखना है, रूम को मुझे गर्म रखना है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे होगा क्या, ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ हीट बाहर निकल रही होगी। मैंने कहा कि 100 किलो जूल हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, मैंने क्या किया कि रूम को मैंने गर्म कर दिया, रूम को मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया है। ठीक है, लेकिन बाहर का तापमान कम है और आपको पता है कि नेचुरली हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है। ठीक है, यानी कि उष्मा 25 से 5 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रही होगी और मैंने कहा कि यह 100 किलो जूल हीट बाहर जा रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक हीटर लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर हीटर लगा दिया। ठीक है, जो कि लगातार मुझे 100 किलो जूल हीट दे रहा होगा। ठीक है, और इस कमरे का तापमान हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक हीटर लगाया और हीटर क्या कर रहा है, हीटर इसे जो हीट बाहर जा रही है इतनी ही हीट दे रहा है। ठीक है, और रूम का तापमान हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ठीक है, वहीं बच्चे देखेगा हीट पंप में कितनी खूबियां हैं। ठीक है, देखिएगा, वहीं अगर हीट पंप की हम बात करेंगे, वहीं अगर उष्मा पंप की हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या है कि हमें 100 किलो जूल हीट लगातार देते रहना है। इस तरह से मैंने कहा कि ये 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाकर रखना है। ठीक है, और बाहर का तापमान कितना है, ये है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया, मैंने एक हीट पंप डिजाइन किया। ये मेरा एक हीट पंप है। ठीक है, मैंने एक हीट पंप डिजाइन किया। ठीक है, एक हीट पंप बना लिया और मैंने कहा कि भैया इस हीट पंप की जो सीओपी है यह कितनी है, 2 है। ठीक है, मैंने एक डिजाइन इंजीनियर लगाया। ठीक है, इंजीनियर सारे मिलकर बैठ गए, थर्मल इंजीनियर भी था और उन्होंने मिलकर एक हीट पंप बनाया जिसकी
सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितनी थी, 2 थी, ठीक है, जिसकी सीओपी कितनी थी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 2 थी। और मुझे क्या करना है, इस रूम को गर्म करने के लिए मुझे इसे लगातार 100 किलो जूल हीट देते रहना है, ठीक है। ये हो गया वर्क इनपुट। तो बच्चे सीओपी क्या होती है, सीओपी होती है डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट कितना है मेरा, 100, ठीक है, और अपॉन वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट कितना मिला, 100, सीओपी कितनी है, 2 है, हम पहले से लेकर चले हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीओपी यानी कि 2, यानी कि वर्क इनपुट कितना मिला, 50 किलो जूल, ठीक है। यानी कि इस केस में मैं 50 किलो जूल हीट देकर इस रूम को 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कर सकता हूं। अब 50 तो यहां से दिया, 50 कहां से निकल कर आया, 50 ये नीचे से ले लेगा, यानी कि 50 किलो जूल हीट यहां से ले रहा हूं, ठीक है। तो ये खासियत होती है किसके अंदर, ये खासियत होती है हीट पंप के अंदर, ठीक है। किसी भी चीज को सीधा सीधा गर्म करना, ये क्या है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। किसी भी चीज को सीधा गर्म करना, सीधा गर्म करना एनर्जी का वेस्ट है, एनर्जी का, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हीटिंग इज वेस्ट ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट हीटिंग इज वेस्ट। चलिए ठीक है बच्चे, आज की क्लास में हम लोग रखेंगे यहीं तक, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। ये सारी चीजें बहुत बेसिक से, इतना बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जितना बेसिक से जुड़े रहोगे आपका दिमाग खुलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और चीजों को सोचने की समझने की शक्ति बढ़ेगी, और आरएसी की आपकी कहानी आगे की आसान हो जाएगी। किसी भी बच्चे का अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है तो नेक्स्ट क्लास जब होगी आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ये आपने अच्छे से पकड़ लिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो याद करना है वो याद करो, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो कहानी आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना है, सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट, प्रेशर, ये सारी चीजें देखकर फिर हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेटर। चलिए आज के लिए फिर इतने ही रखेंगे, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, नो डाउट। डाउट आता है बिल्कुल आप पूछ सकते हो, लेकिन बेसिक जितना पढ़ोगे उतना ही दिमाग खुलेगा, उतना ही चीजें आगे की आपको आसान लगेंगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, रटते रहो रटते रहो रटते रहो, सिर्फ रटना ही रह जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।